मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। यह किताब पहली बार 2012 में प्रकाशित हुई थी और इसको ऑस्टिन क्लियोन ने लिखा है। जब हम स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का नाम सुनते हैं तो पहली नज़र में लगता है कि लेखक शायद चोरी करने की सलाह दे रहा है, लेकिन ऑस्टिन क्लियोन का मतलब बिल्कुल अलग है। वह कहते हैं कि दुनिया में लगभग हर नया विचार पुराने विचारों से पैदा होता है और कोई भी कलाकार, लेखक या संगीतकार पूरी तरह से या शून्य से शुरुआत नहीं करता। हर इंसान अपने पसंदीदा लोगों या किताबों और अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। असली कला नकल करना नहीं है, बल्कि सीखी हुई चीज़ों को अपने अनुभवों के साथ मिलाकर कुछ नया बनाना है। लेखक का कहना है कि ओरिजिनलिटी यानी पूर्ण मौलिकता यानी कि किसी चीज़ में परफेक्ट होना एक मिथ है। हम सब अपने से पहले आने वाले लोगों के कंधों पर खड़े होकर आगे देखते हैं, इसलिए अपने आदर्शों से सीखो और उनके काम को समझो। इस किताब की शुरुआत भी एक दिलचस्प घटना से हुई थी। ऑस्टिन क्लियोन ने एक बार छात्रों के लिए एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने रचनात्मक यानी क्रिएटिव लोगों के लिए 10 सलाहें दी थीं। वह भाषण इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय हो गया और बाद में उन्हीं विचारों को विस्तार देकर इस किताब को लिखा गया। खासतौर पर यह किताब उन लोगों के लिए है जो लिखना तो चाहते हैं और चित्र भी बनाना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं। लेखक बार बार कहता है कि शुरुआत करने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी नहीं है कि आप कौन हैं। बस आप काम शुरू कीजिए, रास्ता खुद ब खुद खुलने लगेगा। तो चलिए इस किताब के 10 चैप्टर्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं और इसे लेखक की ही आवाज़ में सुनना बेहतर होगा। मैं हूं अंकित और आप सुन रहे हैं वन टॉक विद अंकित। चैप्टर 1, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं तो मैं मुस्कुराता हूँ। सच कहूँ तो कोई भी कलाकार अपने विचार हवा से पैदा नहीं करता। हम सब कहीं ना कहीं से सीखते हैं और देखते हैं और फिर उन चीज़ों को अपने तरीके से बदल देते हैं। एक ईमानदार कलाकार यह मानने से नहीं डरता कि उसने अपने विचारों के बीज दूसरों से लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बोझ एक कंधे से उतार फेंको। यह बोझ है कि पूरी तरह मौलिक बनने का। बचपन से हमें बताया जाता है कि कुछ ऐसा बनाओ जो पहले कभी नहीं बनाया गया हो, लेकिन मैंने जितना इतिहास पढ़ा है और जितनी लिटरेचर और कला सीखी है, उतना ही मुझे लगता है कि दुनिया की हर महान चीज़ किसी न किसी पुरानी चीज़ से जुड़ी हुई है। नया विचार अक्सर पुराने विचारों का नया मेल होता है। जरा सोचो, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? तुम्हारे अंदर तुम्हारे माता पिता की झलक है, दादा दादी की झलक है और न जाने कितनी पीढ़ियों की तुम्हारे ऊपर छाप है। फिर भी तुम बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। तुम अपनी कॉपी नहीं हो, उनका नया मिश्रण हो। विचार भी ऐसे ही काम करते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं या जिन लोगों से मिलते हैं या जिन फिल्मों को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारे भीतर जमा होता है और एक दिन वही चीज़ें मिलकर कुछ नया बन जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद को एक कलाकार से पहले एक संग्राहक बनाओ, लेकिन हर चीज़ जमा करने वाला नहीं, बल्कि चुनकर जमा करने वाला। दुनिया में करोड़ों विचार हैं, मगर तुम्हें हर चीज़ नहीं उठानी है। केवल वही चीज़ उठानी है जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जो तुम्हें उत्साहित करे और जो तुम्हारे भीतर कोई चिंगारी पैदा कर दे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं अपने पसंदीदा कलाकारों को देखकर हैरान हो जाता था। मुझे लगता था कि ये लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। बाद में समझ आया कि वे ही इंसान ही थे। उन्होंने भी दूसरों से कुछ सीखा था। उन्होंने भी अपने नायकों का अध्ययन किया। फ़र्क बस इतना था कि उन्होंने सीखने में शर्म महसूस नहीं की। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। वह लेखक और चित्रकार कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में जितना हो सके उतना जानो। फिर पता लगाओ कि वह किससे प्रभावित था। उसके बाद उन लोगों के बारे में जानो। धीरे धीरे तुम्हारे सामने एक पूरा वंश वृक्ष खड़ा हो जाएगा। यही तुम्हारा रचनात्मक परिवार होगा, यानी यही तुम्हारी क्रिएटिव फैमिली होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि स्कूल और शिक्षा एक ही चीज़ नहीं है। स्कूल तुम्हें डिग्री दे सकता है, लेकिन शिक्षा तुम्हें खुद हासिल करनी पड़ती है। जिज्ञासु बनो और सवाल पूछो। किताबों के पीछे छिपी किताबें खोजो। एक किताब दूसरी किताब तक ले जाएगी, एक विचार दूसरे विचार तक आपको ले जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पास एक नोटबुक रखो। जब कोई अच्छा वाक्य सुनो उसे लिख लो, जब कोई विचार आए उसे भी लिख लो।
जब कोई अजीब सपना देखो उसे भी लिख लो। जब सड़क पर कोई दिलचस्प दृश्य दिखे सब लिख लो। कलाकार का दिमाग एक खेत की तरह है, अगर बीज नहीं बोओगे तो फसल कहाँ से आएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन अचानक आती है। मेरा अनुभव अलग है। प्रेरणा अक्सर उन लोगों के पास आती है जो लगातार खोजते रहते हैं, जो नोट्स बनाते हैं और जो दुनिया को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने स्वाइप फाइल रखने की सलाह दी। इसका मतलब एक ऐसी जगह है जहां तुम उन सभी चीज़ों को जमा करो जो तुम्हें पसंद आती हैं, कोई उदाहरण या फिर कोई चित्र या फिर कोई कहानी। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो उस फाइल को खोल लो, वहाँ तुम्हें अपने अगले काम का बीज मिल जाएगा। अब मैं एक ऐसी बात कहूँगा जो सुनने में शायद तुम्हें अजीब लग सकती है, और वो है नकल करने की। हाँ, शुरुआत में नकल करना सीखो, लेकिन ध्यान रखना, मैं साहित्यिक चोरी यानी पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा लिखना कैसे सीखता है? वह अक्षरों की नकल करता है। और एक संगीतकार कैसे सीखता है? वह पुराने गीत बजाता है। एक चित्रकार भी उसी तरीके से सीखता है। समस्या नकल में नहीं है, समस्या तब होती है जब तुम केवल सतह की नकल करते हो। अगर तुम केवल किसी कलाकार की शैली चुराते हो तो तुम उसकी सस्ती प्रतिलिपि बन जाओगे, लेकिन अगर तुम उसकी सोच को समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म ले लेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने नायकों की तरह दिखने की कोशिश मत करो, उनकी तरह देखने की कोशिश करो। दुनिया को उनकी आंखों से देखने की कोशिश करो, और फिर एक समय आएगा जब तुम असफल हो जाओगे। तुम बिल्कुल अपने नायक जैसे नहीं बन पाओगे, और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसी असफलता में तुम्हारी असली आवाज़ छिपी होती है। दुनिया के लगभग हर महान कलाकार के साथ यही हुआ है। उन्होंने किसी और जैसा बनने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं बन पाए, और उस अधूरेपन में उनकी एक अलग पहचान पैदा हो गई। और एक बात समझने की कोशिश करो, बहुत लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि पहले उन्हें पता चले कि वे कौन हैं, फिर वे काम शुरू करेंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरी नज़र में हर काम करके हम पता लगाते हैं कि हम कौन हैं। अगर मैं बैठा रहता और अपनी पहचान खोजता रहता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। पहले काम शुरू करो, पहचान बाद में आएगी। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम नकली हो या तुम जाली हो, और तुम्हें लगेगा कि तुम इस काम के योग्य नहीं हो, कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यह भावना बहुत ही कॉमन है, लगभग हर क्रिएटिव इंसान इससे गुजरता है। मैंने पाया है कि मैक्सिमम लोग आत्मविश्वास आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, काम आत्मविश्वास से नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम पहले से कलाकार हो। ये वह काम करो जो कलाकार करते हैं, और लिखो और कुछ बनाने की कोशिश करो, और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से मौजूद है तो मैं नया क्यों बनाऊं। मैं कहता हूं कि तुम बचे तो हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारी पसंद या नापसंद, इन सब का मेल इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। इसको समझने की कोशिश करो। जब तुम अपने पसंदीदा विचारों को अपने अनुभवों के साथ मिलाते हो तब कुछ ऐसा बनता है जो पहले कभी नहीं था। यही असली क्रिएटिविटी है। इसलिए दुनिया से सीखो, किताबों से सीखो, कलाकारों से सीखने की कोशिश करो। इतिहास से भी तुम कुछ सीख सकते हो। जो कुछ सीखो उसे अपने अंदर बचाओ, बदलो, और फिर अपनी आवाज़ में वापस दुनिया को दो। याद रखो, कलाकार का काम शून्य से शुरुआत नहीं करना है, और कोई भी कलाकार किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता है। कलाकार का काम दुनिया में बिखरे हुए टुकड़ों को देखना है और उन्हें जोड़ने की और उनमें अर्थ रखने की कोशिश करना है। चैप्टर 2। डोंट वेट until you know who you are to get started। मैं तुम्हें ऐसी गलती के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद भी की थी, और लगभग हर नया क्रिएटिव इंसान इसे करता है। हम सोचते हैं कि पहले हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन हैं, या हमारी पहचान क्या है, और हम क्या करना चाहते हैं, और हमारी वॉइस क्या है। लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। अगर मैं बैठकर यह सोचता रहता कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, तो और मुझे क्या बनना है और मेरी शैली क्या है, तो शायद आज मैं किसी कमरे में बैठा अपने बारे में ही सोच रहा होता। मेरी पहचान मुझे सोचने से नहीं मिली है, मुझे वह काम करने से मिली है। मुझे वह लिखने, कुछ मिटाने
और फिर लगातार कोशिश करने से मिली है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह समझो कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ शुरुआत नहीं करता है। जब तुम किसी सफल लेखक या किसी कलाकार या किसी बिजनेसमैन को देखते हो तो तुम्हें उसका सिर्फ अंतिम रूप दिखाई देता है। तुम्हें उसकी शुरुआती उलझनें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तुम्हें वह समय नहीं दिखता है जब वह खुद भी नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि हम सब शुरुआत में थोड़े नकली होते हैं। हम सब शुरुआत में अंदाजे लगा रहे होते हैं और यह बिल्कुल सामान्य सी बात है। मैंने एक शब्द सीखा था, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसका मतलब है कि इंसान अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाता और उसे लगता है कि वह असली नहीं है, जैसे वह सिर्फ अभिनय कर रहा हो। उसे लगता है कि किसी दिन लोग उसे पकड़ लेंगे और वास्तव में उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, लगभग हर क्रिएटिव इंसान को ऐसा ही लगता है। जब तुम किसी महान कलाकार से पूछोगे कि उसके सबसे अच्छे विचार कहाँ से आते हैं, तो अक्सर उसके पास कोई सर्टेन जवाब नहीं होगा। वह सिर्फ इतना कहेगा कि वह रोज़ काम पर जाता है, बैठता है और अपना काम करता है। बस यही फ़र्क है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इंतज़ार मत करो, बस काम शुरू करो। तुम्हें अपनी आवाज़ बाद में मिलेगी, तुम्हें अपना रास्ता बाद में मिलेगा, पहले चलना शुरू करो। मैं शेक्सपियर की उस बात को बहुत पसंद करता हूँ जिसमें वह कहता है कि पूरी दुनिया एक मंच है और हम सब एक अभिनेता हैं। हम जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं, और कभी छात्र की, कभी शिक्षक की और कभी किसी कलाकार की। यही कारण है कि मुझे फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात बहुत पसंद है। लेकिन लोग अक्सर इसका मतलब गलत लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को धोखा दो। इसका मतलब बस इतना है कि व्यक्ति जैसा बनना चाहते हो, जिस व्यक्ति जैसा तुम बनना चाहते हो, उसके जैसे काम करना शुरू कर दो। अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो लेखक की तरह लिखना काम शुरू कर दो। अगर चित्रकार तुम्हें बनना है तो तुम चित्रकारी करना शुरू कर दो। मैंने जस्ट किड्स नाम की किताब पढ़ी थी। उसमें पैटी स्मिथ और रॉबर्ट मेलीथॉर्प की कहानी है। वे दोनों कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन वे पैदा होते ही कलाकार नहीं बन गए। उन्होंने कलाकारों की तरह जीना शुरू किया था, कलाकारों की तरह सोचना भी शुरू किया और कलाकारों की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया था। धीरे धीरे वे कलाकार बन गए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। तुम्हें शुरुआत में नकल करनी पड़ेगी, इससे डरना मत। एक बच्चा लिखना कैसे सीखता है? वह अक्षरों की नकल करता है, और संगीतकार भी वैसे ही सीखता है जब वह दूसरे संगीतकारों का गीत बजाता है। चित्रकार भी उसी तरीके से सीखता है। नकल सीखने का एक तरीका है। समस्या केवल तब है जब तुम किसी और के काम को अपना बताने लगो। सीखने के लिए की गई नकल और चोरी में बहुत फर्क है। जब तुम अपने नायकों की नकल करते हो तो वास्तव में तुम उनकी सोच को समझने की कोशिश कर रहे होते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पसंदीदा लेखक या फिर विचारक को सुनो, फिर उसकी तरह सोचने की कोशिश करो, उसकी तरह दुनिया को देखने की भी कोशिश करो। यही से सीखी शुरू होती है और यहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी शुरू होती है। लेकिन एक दिलचस्प बात होती है, तुम कभी कभी अपने नायक की पूरी तरह नकल नहीं कर सकते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। कॉबे बर्नियार्ट ने स्वीकार किया था कि उसने अपने कई खेल कौशल और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखकर सीखा था, लेकिन वह बिल्कुल उनके जैसा नहीं खेल पाया, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल अलग था और उसकी परिस्थितियाँ यानी उसकी सर्कमस्टेंसेस भी अलग थीं। इसलिए उसे उन तकनीकों को अपने अनुसार बदलना पड़ा, और उसी प्रक्रिया में उसकी अपनी शैली पैदा हो गई। यही बात हर कलाकार के साथ होती है। तुम अपने आदर्श की तरह बनने की कोशिश मत करो, तुम बस असफल हो जाते हो, और उसी असफलता में तुम्हारी अपनी आवाज़ जन्म लेती है। यह बहुत सुंदर बात है, क्योंकि इंसान पूर्ण प्रतिलिपि बनाने में सक्षम नहीं होता है। हमेशा कुछ न कुछ तुम्हारा अपना जुड़ ही जाता है, तुम्हारी यादें हों और तुम्हारा डर, और यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है। मुझे याद है जब मैं 10 साल का था और मैंने जब जुरासिक पार्क देखी थी। फिल्म ख़त्म हुई और मैं उसके अगले भाग का इंतज़ार नहीं कर सका, इसलिए मैंने खुद उसका एक अगला भाग लिख डाला। मुझे तब पता भी नहीं था कि आज इसे फ़ैन फिक्शन कहा जाता है। मैं वही कर रहा था। उस समय वह कोई महान साहित्य तो नहीं था, लेकिन उसने मुझे लिखना सिखाया, उसने मुझे इमेजिनेशन करना सिखाया और मुझे सृजन करना भी सिखाया, और यही महत्वपूर्ण था। शुरुआत में महान काम पैदा करना ज़रूरी नहीं है, शुरुआत में बस काम करना ज़रूरी है, और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है जो मैं आपको देना चाहता था।
लोग अक्सर पूछते हैं कि जब मुझे अपनी असली आवाज़ मिल जाएगी तब मैं शुरू करूँगा। मैं कहता हूँ कि ऐसा मत करो, पहले आप बस शुरू करो, आवाज़ आपको रास्ते में मिलेगी। लोग कहते हैं कि जब मैं आत्मविश्वासी बन जाऊँगा तब मैं शुरू करूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा मत करना, पहले आप काम शुरू करो, आत्मविश्वास आपको रास्ते में मिल जाएगा। चैप्टर 3, राइट द बुक यू वांट टू रीड। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मेरी पूरी क्रिएटिव यात्रा के केंद्र में रही है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, या मुझे किस विषय पर लिखना चाहिए। वह चीज़ बनाओ, मैं तुमसे कहता हूँ, कि जिसे तुम खुद दुनिया में देखना चाहते हो। अगर ऐसी किताब नहीं मिल रही है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो तो उसे लिख डालो, या फिर तुम्हें एक ऐसा गीत नहीं मिल रहा है जिसे तुम बेसब्री से सुनना चाहते हो तो उसे तुम खुद बना लो। अगर ऐसी फिल्म नहीं मिल रही जिसे तुम देखना चाहते हो तो उसकी तुम कल्पना करने लग जाओ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मुझे कई किताबें चाहिए थीं और जो मेरे घर में मौजूद नहीं थीं। मैं कुछ खास तरह के विचार पढ़ना चाहता था, लेकिन वे मुझे कहीं नहीं मिलते थे। शुरुआत में मैं शिकायत करने लगता था, बाद में मुझे समझ आया कि शायद शिकायत करने के बजाय मुझे खुद वह काम करना चाहिए। यहीं से मेरी क्रिएटिविटी की यात्रा शुरू हो गई। बहुत लोग सोचते हैं कि कलाकार कोई रहस्यमय व्यक्ति होता है जो अचानक प्रेरणा से भर जाता है, लेकिन मेरे अनुभव में कलाकार अक्सर एक अधूरा पाठक है और एक अधूरा दर्शक होता है। वह दुनिया में किसी चीज़ की कमी महसूस करता है और उसी कमी को भरने की वो कोशिश करता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी इच्छाएं बेकार नहीं हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है तो बहुत संभव है कि और लोगों को भी उसकी ज़रूरत हो। इंसान अक्सर सोचता है कि उसकी समस्याएं केवल उसकी अपनी हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम सब कई स्तरों पर एक जैसे हैं। जब मैं कोई काम बनाता हूँ तो मैं लाखों लोगों के बारे में नहीं सोचता। मैं पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ जो मेरे ही तरह है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पाठक होता या रीडर होता तो मैं क्या पढ़ना चाहता, अगर मैं दर्शक होता तो मैं क्या देखना चाहता। यही मेरी शुरुआती मार्गदर्शक बनाता है। बहुत लोग शुरुआत में बाजार के पीछे भागते हैं। वे पूछते हैं कि इस समय क्या चल रहा है और इस लोगों को इस समय क्या पसंद है और क्या बिकेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह बहुत खतरनाक रास्ता है, क्योंकि जब तक तुम किसी ट्रेंड को पकड़ोगे तब तक दूसरा बदल चुका होगा। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अक्सर इंसान अपनी आवाज़ खो देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरुआत अपने भीतर से करो, अपनी जिज्ञासा से करो और अपने प्रश्नों से करो। जो चीज़ तुम्हें परेशान करती है वही शायद तुम्हारा काम का विषय है। जो सवाल तुम्हें रात में जगाए रहते हैं वही शायद तुम्हारी रचना की शुरुआत है। मुझे याद है जब मैं किसी ऐसे विषय पर काम करता हूँ जिसे मैं खुद समझना चाहता हूँ तो काम में ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन जब मैं केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ करता हूँ तो मैं जल्दी थक जाता हूँ। इसलिए तुम्हें अपने भीतर की उत्सुकता का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रचनात्मक व्यक्ति के पास कुछ ऐसे जुनून होते हैं जो बचपन से उसका पीछा करते हैं। समय तो बदलता है और उम्र भी बदलती है, लेकिन कुछ विषय बार बार वापस आते हैं। मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें बार बार अट्रैक्ट करती हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में तुम बार बार रीड करते हो, और कौन सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो तुम्हें बार बार याद आती हैं। वही तुम्हारा खजाना है और वहीं तुम्हारा खजाना छिपा भी है। बस उसको देखने का प्रयास करो। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें हर समय नया विषय खोजना चाहिए, लेकिन अक्सर सबसे अच्छा काम उन्हीं पुराने सवालों से निकलता है जो वर्षों से हमारे साथ हैं। मैंने देखा है कि क्रिएटिव लोग अक्सर एक ही विषय को जीवन भर अलग अलग रूपों में खोजते हैं। कोई प्रेम में खोजता है, तो कोई मृत्यु को, और कोई स्वतंत्रता को, तो कोई पहचान को। विषय बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर वही खोज चलती है। इसलिए अगर कोई विषय बार बार तुम्हारे पास लौटता है तो उससे भागो मत, बस उसके पीछे जाओ, उसे समझने की कोशिश करो। वह तुम्हें कहीं महत्वपूर्ण जगह पर ले जा सकता है। एक और समस्या यह है जो नए रचनाकारों को परेशान करती है कि वे सोचते हैं कि उनके पास कोई बड़ा विचार है नहीं। लेकिन मैं उनसे बार बार कहता हूँ कि बड़े विचारों के पीछे भागने की कोशिश मत करो।
छोटे विचारों से आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े विचार अक्सर छोटे विचारों से ही पैदा होते हैं। आप चाहें तो एक नोट बना लीजिए या एक सवाल, एक स्केच, यही आगे चलकर किसी किताब या चित्र या प्रोजेक्ट में बदल सकते हैं। अगर आप रोज़ कोई पेज लिखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक साल में आपने पूरी किताब ख़त्म कर दी है। किसी विशाल परियोजना की कल्पना करना तो आसान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम हर दिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन असली जादू वहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक आदत विकसित करो। जो चीज़ तुम्हें पसंद आए उसे नोट कर लो, जो सवाल दिमाग में आए उसे लिख लो, जो चीज़ समझ ना आए उसे कहीं ना कहीं दर्ज कर लो। समय के साथ तुम्हारे पास विचारों का एक भंडार बन जाएगा, और फिर एक दिन तुम देखोगे कि वे सब आपस में जुड़ने लगे हैं। यही वह क्षण होता है जब कोई काम जन्म लेता है। मुझे हमेशा उन लोगों से प्रेरणा मिली है जो अपने लिए काम बनाते हैं। वे किसी आयु का इंतज़ार नहीं करते हैं, वे किसी अनुमति का भी इंतज़ार नहीं करते हैं, वे बस काम शुरू करते हैं। अगर ऐसी किताब नहीं है जिसे वे पढ़ना चाहते हैं तो वे उसे खुद लिख लेते हैं। अगर ऐसा ब्लॉग नहीं है जो वे उसको पढ़ना चाहते हैं तो वे उसे भी शुरू कर लेते हैं। यह मानसिकता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि तब तुम उपभोक्ता के निर्माता बन जाते हो और निर्माता की दुनिया अलग होती है। उपभोक्ता हमेशा इंतजार करता है कि कोई और कुछ बनाए। निर्माता सोचता है कि शायद मुझे ही कुछ बनाना चाहिए। यह बदलाव छोटा है लगता है, लेकिन यह जीवन बदल सकता है। एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब तुम अपने लिए कुछ बनाते हो तो तुम्हारे अंदर ईमानदारी होती है। तुम दिखावा कम करते हो, तुम प्रभावित करने की कोशिश भी कम करते हो, तुम सच्चाई के करीब पहुंचते हो, क्योंकि तुम वह काम कर रहे होते हो जिसे वास्तव में तुम देखना चाहते हो। यही कारण है कि दुनिया की कई महान किताबें या फिर फिल्में उनके निर्माताओं की व्यक्तिगत ज़रूरत थी। वे किसी बाजार शोध का परिणाम नहीं थी, वे किसी गहरी व्यक्तिगत जिज्ञासा का परिणाम थी। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि केवल अपने लिए काम करो और दूसरों की परवाह बिल्कुल मत करो। मैं तो तुमसे यही कह रहा हूँ कि शुरुआत अपने भीतर से करो। अगर काम तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण होगा तो उसके दूसरों तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर काम एक प्रयोग है। तुम्हें शुरुआत में यह नहीं पता होगा कि वह सफल होगा या नहीं, और यह ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब निश्चित परिणाम नहीं है। रचनात्मकता का मतलब खोज है। तुम रास्ते में सीखते हो और रास्ते में भी बदलते हो और उसमें बेहतर होते हो। इसलिए पूर्ण योजना का इंतजार करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण विचार का इंतजार भी मत करो। यही समय या सही समय का इंतजार करो। जो चीज़ तुम दुनिया में देखना चाहते हो उसकी ओर पहला कदम बढ़ाओ। शायद शुरुआत छोटी होगी, शायद कोई ध्यान नहीं देगा, शायद वह वैसी नहीं बनेगी जैसी तुमने सोची थी, लेकिन यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है, और धीरे धीरे वही छोटे कदम किसी बड़ी चीज़ में बदल सकते हैं। चैप्टर 4, यूज योर हैंड्स। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आधुनिक दुनिया में लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। लैपटॉप हो या मोबाइल हो, हर जगह कांच की एक परत हमारे सामने या हमारे काम के बीच खड़ी रहती है। हमें लगता है कि हम कुछ बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम केवल बटन दबा रहे होते हैं। इसी वजह से मैंने यह इस अध्याय का नाम यूज योर हैंड्स रखा है। मैं कंप्यूटर से नफरत नहीं करता, बल्कि सच्चाई तो यह है कि मेरी किताबें भी कंप्यूटर की मदद से ही छपती हैं। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि कंप्यूटर विचारों को व्यवस्थित करने में बहुत अच्छा है, मगर नए विचार पैदा करने में उतना अच्छा नहीं है। जब तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग तुरंत रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है। तुम शब्द लिखते हो और तुरंत मिटा देते हो। तुम एक रेखा खींचते हो और उसे भी सुधारना चाहते हो। पूर्णता की इच्छा बहुत जल्दी आती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों की ताकत को समझो। तुम्हारे हाथ केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, वे तुम्हारे दिमाग का विस्तार है। जब तुम कागज़ पर लिखते हो या किसी मिट्टी को गूंथते हो या फिर गिटार बजाते हो या किसी चीज़ को काट कर जोड़ते हो, तब तुम्हारा शरीर भी सोचता है। हमारे शरीर और दिमाग के बीच एक दो तरफा रिश्ता है। केवल दिमाग शरीर को आदेश नहीं देता है,
बल्कि शरीर भी दिमाग को संकेत देता है, और कभी कभी हाथों की हरकत ही नए विचारों को जन्म देती है। मैंने देखा है कि जब लोग कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं तो वे लगभग मूर्ति की तरह स्थिर हो जाते हैं। उस उनका शरीर चुप हो जाता है। लेकिन जब कोई महान संगीतकार मंच पर जाता है या मंच बजाता है या कोई महान वक्ता बोलता है तो पूरा शरीर काम कर रहा होता है। क्रिएटिविटी केवल सिर में नहीं होती है, बल्कि वह पूरे शरीर में भी झलकती है। कॉलेज में जब मैं रचनात्मक लेखन सीख रहा था तब सब कुछ बहुत औपचारिक था। हर चीज़ एक जैसी फॉन्ट में थी और एक जैसे फॉर्मेट में थी। धीरे धीरे लिखना मेरे लिए मज़ेदार नहीं रहा। ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई जीवित चीज़ नहीं बन रहा, लेकिन वास्तव में कोई फॉर्म भर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मैंने अपने काम में फिर से कागज़, पेन, मार्कर और अखबारों को शामिल किया और अचानक काम में जान लौट आई। मेरी पहली प्रसिद्ध किताब न्यूज़पेपर ब्लैकआउट का तरीका बहुत साधारण था। मैं अखबार लेता था और एक काला मार्कर उठाता था और शब्दों को मिटाते मिटाते कविता बनाता था। जब मैं ऐसा करता था तो केवल दिमाग काम नहीं कर रहा होता था, मैं कागज़ को महसूस कर रहा होता था। मैं मार्कर की आवाज़ सुन रहा होता था। मैं उसकी गंध भी महसूस कर सकता हूँ आज भी। यह एक शारीरिक अनुभव था और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं खेल रहा हूँ। आपको बस खेलने की ज़रूरत है। बचपन में हम अपने हाथों से दुनिया को समझते हैं, मिट्टी से खेलते हैं और चित्र बनाते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं और जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े होते होते हम केवल स्क्रीन देखते हैं और उसी के साथ हमारी कुछ रचनात्मक ऊर्जा भी कम हो जाती है। मैंने अपने काम के लिए एक व्यवस्था बनाई है। मेरे पास 2 मेज़ें हैं, एक एनालॉग मेज़ है और दूसरी डिजिटल मेज़ है। एनालॉग मेज पर केवल कागज़, पेंसिल, पेन या अखबार होते हैं और वहाँ कोई स्क्रीन नहीं होती है। वहीं मेरे अधिकतर विचार पैदा होते हैं। दूसरी मेज़ पर एक कंप्यूटर होता है, वहाँ मैं संपादन करता हूँ, किसी चीज़ को डिज़ाइन करता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो, और दुनिया के सामने काम प्रकाशित करता हूँ। मेरे अनुभव में सबसे अच्छा तरीका है कि हाथों से शुरू करो। बस कंप्यूटर पर निर्भर मत हो। पहले विचारों को कागज़ पर लिखो, उन्हें काटो, जोड़ो या फिर उन्हें चिपकाने की कोशिश करो। जब विचार स्पष्ट हो जाएं, तब उन्हें कंप्यूटर पर ले आओ। मैं चाहता हूं कि तुम कभी यह प्रयोग करके देखो। एक नोटबुक लो, किसी विषय पर 10 मिनट तक हाथ से लिखो, फिर वही काम सीधे कंप्यूटर पर ले जाने की कोशिश करो। तुम्हें अंतर महसूस होगा। हाथ से लिखने में विचार अधिक स्वतंत्र होते हैं, वहाँ डिलीट बटन नहीं होता है और वहाँ गलती करने का डर भी कम होता है। बहुत बार लोग इंस्पायरेशन को या उसकी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन मैंने पाया है कि प्रेरणा अक्सर तब आती है जब हम कुछ कर रहे होते हैं। अगर तुम गिटार उठाकर ताड़ छेड़ना शुरू कर दो तो दिमाग में धुनें आने लगती हैं। अगर तुम मिट्टी को हाथ में लेकर आकार देना शुरू कर दो तो नए विचार आते हैं। अगर तुम कार्डों को इधर उधर रखना शुरू कर दो तो अचानक कोई पैटर्न दिखने लगता है। हरकत विचारों को जन्म देती है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि जब तुम्हारा दिमाग बंद लगे तब और अधिक सोचने मत बैठो, बस कुछ करो। चलो, लिखो या चित्र बनाओ, कुछ काटो या कुछ बनाओ। शरीर को काम में लगाने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार दिमाग तक पहुँचने का रास्ता शरीर से होकर ही जाता है। आज की दुनिया में ज्ञान आधारित काम करने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वे भी एक निर्माता हैं। एक बढ़ई लकड़ी को छूता है, एक मूर्तिकार पत्थर को छूता है, लेकिन लेखक, डिज़ाइनर और विद्यार्थी कई बार केवल स्क्रीन को छूने की ही कोशिश करते हैं। इससे काम बहुत अमूर्त हो जाता है, यानी बहुत ही ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम में कुछ भौतिक तत्व वापस लाओ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण बात है कि आप नोटबुक अपने पास में रखो या नोटबुक में लिखने की कोशिश करो। अगर योजना बना रहे हो तो स्टिकी नोट्स का उपयोग करो। अगर आप किसी विषय को समझना चाहते हो तो उसका नक्शा कागज़ पर बनाओ। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम हाथों से काम करते हैं तो हमें अपने काम के निशान दिखाई देते हैं। मेज़ पर पड़े कागज़, पेंसिल की रेखाएं और कटे हुए टुकड़े, ये सब बातें बताती हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बस, लेकिन कंप्यूटर में यह सब गायब हो जाता है। स्क्रीन बंद हुई और पूरा संसार गायब हो जाएगा, लेकिन कागज़ पर तुम्हारी यात्रा दिखाई देती है। तुम उसको जब चाहो तब देख सकते हो।
मैं ये नहीं कह रहा कि तकनीक छोड़ दो, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि तकनीक को सही जगह पर इस्तेमाल करो। विचार पैदा करने के लिए हाथों का सहारा लो, विचारों की दुनिया तक पहुँचने के लिए तकनीक का उपयोग करो। चैप्टर 5, साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज़ आर इम्पोर्टेंट। मैं तुम्हें अपने जीवन की एक ऐसी खोज के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मेरे काम करने का तरीका बदल दिया। जब हम युवा होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आप अपना एक लक्ष्य चुन लें और एक रास्ता चुन लें और उसमें पूरी ताकत लगा दें। हमें लगता है कि अगर हम कई चीज़ों पर रुचि रखेंगे तो हम बिखर जाएंगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे कुछ और सिखाया है। मैंने पाया है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे काम अक्सर उन परियोजनाओं से निकले हैं जिन्हें मैं कभी गंभीर नहीं मानता था। वे साइड प्रोजेक्ट्स थे, वे ऐसे काम थे जिन्हें मैं केवल मज़े के लिए कर रहा था। मुझे उनसे पैसा कमाने की कतई उम्मीद नहीं थी और प्रसिद्धि की तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सिर्फ खेल रहा था। और आश्चर्य की बात यह है कि कई बार जादू वहीं से हुआ। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मुख्य काम से आती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी कभी तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम उस कोने में छिपा होता है जिसे तुम सिर्फ टाइम पास समझ रहे होते। जिस काम को तुम टाल मटोल के दौरान करते हो, यानी प्रोक्रास्टिनेशन के दौरान करते हो, तो वही शायद काम तुम्हें जीवन में याद रखना चाहिए। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे पास एक साथ कई प्रोजेक्ट्स हों। जब मैं काम से थक जाता हूँ तो मैं दूसरे पर चला जाता हूँ, फिर उससे अगर ऊबने की कोशिश करता हूँ या ऊब जाता हूँ तो वापस पहले वाले पर मैं लौट जाता हूँ। इससे दो फायदे होते हैं, पहला कि मैं पूरी तरह थकता नहीं, और दूसरा कि मेरा दिमाग एक ही समस्या में फंसकर बंद नहीं होता। कई बार एक प्रोजेक्ट्स का समाधान दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए मिल जाता है। मैं इसे प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन कहा करता हूँ, यानी कि उपयोगी टाल मटोल करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ मत करो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक काम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो दूसरे किसी क्रिएटिव काम पर लग जाओ। दिमाग को नई हवा मिलेगी और कई बार वही रुकावट टूट जाएगी। और एक बात जो मैंने सीखी है वह यह है कि बोरियत थोड़ी ज़रूरी है। आज की दुनिया में हर खाली पल मोबाइल से भर दिया जाता है। अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप मोबाइल चला लेंगे, अगर आप लाइन में खड़े हैं तो ज़्यादा संभावना इसकी ये है कि आप अपने जेब में से मोबाइल निकाल लेंगे। जब मैं कपड़े प्रेस कर रहा था, और जब मैं टहल रहा था, और जब मैं चुपचाप बैठा था, जब दिमाग को कुछ समय मिला भटकने के लिए, और उसी वक्त मेरी रचनात्मकता शुरू हो गई। रचनात्मकता अक्सर शोर नहीं आती या शोर में नहीं आती है, वह खामोशी में आती है। अगर तुम्हारे पास विचार नहीं है तो कभी कभी किताब बंद कर दो, लैपटॉप भी बंद करो और बर्तन धो, लंबी सैर पर जाओ, किसी पेड़ को देखो, कमरे की दीवार को भी देखने की कोशिश करो। यह समय बर्बाद करना नहीं है, कई बार यही समय तुम्हारे भीतर एक नए रिलेशंस बनाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी गलती के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद की थी। मेरे जीवन में दो बड़े प्रेम थे, एक था लिखने का और दूसरा था संगीत का। मेरी अडल्ट लाइफ में मैंने गाने लिखता था, मैं बैंड बजाता था और संगीत के बारे में सोचता था। लेकिन बाद में मैंने निर्णय लिया कि अगर मुझे लेखक बनना है तो मुझे बाकी सब छोड़ देना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर एक चीज़ पर पूरी ऊर्जा लगाने में मैं बेहतर बन जाऊंगा, इससे मैं सफलता भी पाऊंगा। इसलिए मैंने लगभग 5 साल तक संगीत को लगभग ही छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा, जैसे मेरा कोई हिस्सा गायब हो गया, जैसे मैं अधूरा हो गया हूँ। मैं इस भावना को फैंटम लिम्ब पेन से समझाता हूँ। जब किसी व्यक्ति का हाथ या पैर कट जाता है तो कई बार उसे फिर भी उस अंग का दर्द महसूस होता है। मेरा संगीत भी ऐसा ही था, मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका अभाव महसूस मैं करता रहा हमेशा। फिर मैंने दोबारा संगीत बजाना शुरू किया और एक आश्चर्यजनक बात हो गई। संगीत ने मेरे लेखन को कमज़ोर नहीं किया, उसने मेरे लेखन को बेहतर बना दिया। मुझे लगा कि मेरे दिमाग में नए संबंध बन रहे हैं और नए विचार जन्म ले रहे हैं। जो चीज़ें पहले अलग लगती थीं अब वे जुड़ने लगी थीं। यही मैंने समझा कि इंसान को अपनी रुचियों को काट कर फेंकना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें इतिहास भी पसंद है और संगीत भी तो दोनों करो। अगर तुम्हें साइंस पसंद है और कविता भी तो तुम्हें दोनों करने की ज़रूरत है। तुम्हें अभी यह नहीं समझ आएगा कि ये चीज़ें कैसे जुड़ेंगी, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे से बात करने लगेंगी। आपको ये समझने की ज़रूरत है। मैं एक नाटककार स्टीवन टॉमलिंसन ने कहा था, और मैं आपको उसको उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कई चीज़ें पसंद हैं तो उन्हें अपने जीवन में रहने दो।
उन्हें आपस में बातचीत करने दो और कुछ न कुछ वहाँ से पैदा हो जाएगा। यही कारण है कि मैं शौक को महत्वपूर्ण मानता हूँ। आजकल हर चीज़ को करियर बनाने का दबाव है। कोई चित्र बनाता है तो लोग पूछते हैं कि इससे कितना पैसा मिलेगा। अगर कोई गाता है तो लोग पूछते हैं कि यूट्यूब चैनल कब शुरू करोगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को व्यवसाय मत बनाओ। कुछ चीज़ें केवल खुशी के लिए भी होती हैं और वो होनी भी चाहिए। यह सच्चा शौक वह है जो तुम्हें खुशी देता है। तुम उसे इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उसे पसंद या आनंद मिलता है, नहीं कि इसलिए कि उससे तुम्हें पहचान मिलेगी। लेखक मैं बताता हूँ कि उनके लिए संगीत एक ऐसा ही शौक है। उनका लेखन दुनिया के लिए है, लेकिन संगीत उनके और उनके दोस्तों के लिए है। वे हर सप्ताह मिलते हैं, कुछ घंटे संगीत बजाते हैं और कोई लक्ष्य नहीं, कोई दबाव नहीं, बस आनंद लेते हैं। आपको ऐसे ही लोगों की तरह बनने की ज़रूरत है और यही आनंद उनके मुख्य काम को भी ऊर्जा देता है। यह एक गहरी बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ उत्पादकता का मतलब हर मिनट किसी लक्ष्य के पीछे भागना है, लेकिन इंसान मशीन नहीं है। आपको इस समझने की ज़रूरत है कि उसे खेलने की भी ज़रूरत है, उसे भटकने की भी ज़रूरत है, उसे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसका कोई बिजनेस से का उद्देश्य ना हो। इसी से उसकी क्रिएटिविटी जीवित रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के उन हिस्सों को बचाए रखो जिन्हें दुनिया बेकार समझ सकती है। अगर तुम बागवानी पसंद करते हो तो उसको करो। अगर तुम्हें पुरानी किताबें जमा करना पसंद है तो रुको मत, उसे करो। अगर तुम्हें फ्लूट यानी बांसुरी बजाना पसंद है तो उसे करो। तुम नहीं जानते कि इन चीज़ों से भविष्य में कौन सा विचार निकलेगा। और मैं सच कहूँ, हर चीज़ का कोई उपयोगी परिणाम निकलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी आनंद ही एक पर्याप्त होता है। चैप्टर 6 द सीक्रेट, डू वर्क एंड शेयर इट विथ पीपल। मैं अक्सर युवाओं से एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे लोग कैसे पहचानेंगे, मैं कैसे डिस्कवर हूँ और मेरे काम पर लोगों का ध्यान कैसे जाएगा। जब मैं यह सवाल सुनता हूँ तो मुझे अपने शुरुआती दिन याद आते हैं। कॉलेज में हम एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ हमारे आसपास के लोग हमारे काम को देखते हैं। टीचर्स हमारे विचारों पर ध्यान देते हैं और हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे काम में रुचि रखती है। लेकिन कॉलेज के बाद एक झटका लगता है। अचानक पता चलता है कि दुनिया हमारे बारे में उतना नहीं सोच रही जितना हम सोचते हैं। और सच कहूँ तो यह एक बुरी बात नहीं है। दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज इसलिए नहीं करती क्योंकि वह तुमसे नफरत करती है। लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, इसका कारण यही है। उनके अपने सपने, समस्याएं या परिवार और भी काम हैं। इसलिए शुरुआत में अगर कोई तुम्हारे काम पर ध्यान नहीं देता तो इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह समझने की कोशिश मत करो। असल में गुमनामी, ऑब्सक्यूरिटी एक उपहार है। जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता तब तुम प्रयोग कर सकते हो, तुम गलती कर सकते हो और तुम असफल हो सकते हो। तुम बेवकूफ़ी भरे विचारों को आजमा सकते हो। कोई सार्वजनिक छवि नहीं बनेगी इससे जिसे तुम बचाना चाहो। कोई दबाव नहीं होता कि हर बार महान ही काम करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी गुमनामी का आनंद लो, क्योंकि जब लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे तब यह आज़ादी कम हो जाएगी। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने की कोशिश करता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि सफलता का कोई गुप्त सूत्र होगा, कोई चाल होगी, कोई शॉर्टकट या कोई जादुई तरीका निकलेगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल एक साधारण सा सूत्र है और वो है अच्छा काम करो और उसे लोगों के साथ साझा करो। बस यही। सुनने में आसान लगेगा, लेकिन वास्तव में इसके दोनों हिस्से कठिन हैं। पहला हिस्सा तो इसका है कि अच्छा काम करो और दूसरा हिस्सा है उसे लोगों के साथ साझा करो। अधिकतर लोग इनमें से केवल एक काम करते हैं। कुछ लोग साझा तो बहुत करते हैं लेकिन काम अच्छा नहीं करते। कुछ लोग काम तो अच्छा करते हैं लेकिन उसे दुनिया को दिखाते नहीं। दोनों अधूरे हैं, तुम्हें दोनों करने होंगे। पहला कदम बहुत कठिन है। अच्छा काम करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें बस अभ्यास करना होगा, रोज काम करना होगा और शुरुआत में खराब काम करना होगा। ये बात ध्यान रखना। गलतियां करनी होंगी और फिर धीरे धीरे बेहतर बनना होगा। बहुत लोग इस चरण को छोड़ना चाहते हैं। वे प्रसिद्धि चाहते हैं और लेकिन कौशल नहीं चाहते। वे ध्यान चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं चाहते। पर ऐसा नहीं होता। अच्छा काम हमेशा एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, यानी एक नींव की तरह काम करता है। उसके बिना कुछ नहीं टिकता। अब दूसरा कदम। पहले यह बहुत कठिन था,
अगर तुम लेखक थे तो प्रकाशक ढूंढना पड़ता है। अगर तुम संगीतकार थे तो रिकॉर्ड कंपनी चाहिए होंगी तुम्हें। अगर तुम कलाकार थे तो गैलरी चाहिए तुम्हें। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। आज इंटरनेट आपके पास मौजूद है और इंटरनेट ने साझा करना बहुत ही आसान बना दिया है। मैं लोगों से कहता हूँ कि अपना काम इंटरनेट पर डालो। फिर वे पूछते हैं कि लेकिन इंटरनेट का क्या रहस्य, इसका क्या भरोसा। मेरा जवाब बहुत सरल है। पहले किसी चीज़ पर हाशिए करो, फिर दूसरों को उस आश्चर्य में शामिल होने का निमंत्रण दो। यही इंटरनेट का सबसे सुंदर उपयोग है। दुनिया जिस चीज़ को देख रही है केवल उसी को मत देखो, अपनी जिज्ञासा खोजो। वह चीज़ें खोजो जो तुम्हें आकर्षित या अट्रैक्ट करती हैं, फिर उसके बारे में बात करो। लोग केवल उत्पाद से नहीं जुड़ते, वे जिज्ञासा से भी जुड़ते हैं, वे यात्रा से भी जुड़ते हैं, वे इंसान से जुड़ते हैं। बहुत से कलाकार अपने रहस्य छिपा कर रखते हैं। उन्हें डर होता है कि कोई उनका तरीका चुरा लेगा। मुझे यह डर कभी समझ नहीं आया। मैंने देखा है कि लोग उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो अपने रहस्य बांटते हैं। लेखक उदाहरण देते हैं, या मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जो बॉब रॉस लोगों को चित्र बनाना सिखाते थे, उन्होंने अपने तरीके छिपाए नहीं। उन्होंने दुनिया को बताया कि वे कैसे काम करते हैं, फिर भी लोग उन्हें पसंद करते थे। इसी तरह मार्था स्वेटवार्ट अपने विचार और तरीके साझा करती थी। लोगों को यह पसंद आता है जब कोई व्यक्ति ज्ञान बांटता है। याद रखो, तुम्हारे विचारों की कीमत केवल विचारों में नहीं है, उनकी कीमत तुम्हारे एटीट्यूड में है, यानी तुम्हारे दृष्टिकोण में है, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे अनुभव में है। दो लोग एक ही बात जान सकते हैं, लेकिन दोनों उसे अलग अलग तरह से व्यक्त करेंगे, इसको ध्यान रखना। इसलिए साझा करने से मत डरो। और एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हें इंटरनेट पर तभी नहीं जाना चाहिए जब तुम्हारे पास सब कुछ तैयार हो। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मैं महान बन जाऊंगा तब अपना काम दिखाऊंगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इंटरनेट केवल तैयार काम दिखाने की जगह नहीं है, यह सीखने की जगह है। यह आपको एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देती है। यह अधूरे विचारों को विकसित करने की भी जगह है। कई बार तुम्हें बोलने के लिए इंटरनेट पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें कई बार यह जानना चाहिए कि तुम्हें क्या कहना है। मैंने अपने जीवन में पाया है कि जब मैं अपना काम समझता हूँ तो लोग प्रतिक्रिया देते हैं, वे नए विचार देते हैं और नई दिशाएं सुझाते हैं। कभी कभी वे मुझे ऐसी चीज़ लिखा देते हैं या सिखा देते हैं जो मैंने खुद नहीं देखी होती हैं। यानी साझा करना केवल देना नहीं है, वह सीखना भी है। लेकिन यहाँ एक संतुलन भी जरूरी है। सब कुछ साझा मत करो, हर विचार साझा मत करो और हर मिनट साझा मत करो। बस लोगों को अपने काम की एक झलक दिखाओ। एक स्केच हो सकता है या एक नोट, एक किताब जो आप पढ़ रहे हो, एक समस्या जिस पर आप सोच रहे हो। क्योंकि लोग केवल परिणाम से नहीं बल्कि प्रक्रिया से भी जुड़ते हैं। मुझे एक और बात समझने में समय लगा। जब तुम किसी महान व्यक्ति को पसंद करते हो तो उससे स्वीकृति मांगने मत जाओ। उसकी प्रशंसा करो, उसके काम के बारे में लिखो, उससे सीखी हुई चीज़ को साझा करो। लेकिन बदले में कुछ अपेक्षा मत करना। अगर तुम्हारा नायक जवाब दे दे तो अच्छा है, अगर ना दे तब भी अच्छा है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी प्रशंसा ने तुम्हें कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित किया है। अब एक कठिन बात है, जब तुम अपना काम दुनिया में डालोगे तो हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग उसे समझेंगे ही नहीं, कुछ लोग आपको आलोचना करेंगे, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग पूरी तरह नज़रअंदाज कर देंगे। यह सामान्य है, बहुत कॉमन है। तुम्हारा काम अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। लोग उसे अपने अनुभवों के अनुसार देखेंगे, इसलिए बाहरी मान्यता के पीछे भागो मत। अपना ध्यान बस काम पर रखो। मैंने सीखा है कि रचनात्मकता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। बस आप काम करते रहना, और यही वो रचनात्मकता है। जब आपको तारीफ मिले तब भी आप उसको काम करें, जब आपको आलोचना मिले तब भी आपको वो काम करने की ज़रूरत है। बस आप काम करते रहना, आपको यही समझने की ज़रूरत है। चैप्टर 7, जियोग्राफी इज़ नो लॉन्गर आवर मास्टर। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आज से 100 साल पहले लगभग असंभव थी। अगर तुम किसी छोटे गांव या कस्बे या दूर दराज इलाके में पैदा होते तो तुम्हारी दुनिया बहुत सीमित होती। तुम उन्हीं लोगों से सीख सकते थे और जो तुम्हारे आसपास थे। तुम्हारी प्रेरणा यानी तुम्हारे इंस्पिरेशन और तुम्हारे अवसर सब कुछ सीमित थे। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। अब तुम्हें समझने की ज़रूरत है
कि इंटरनेट ने एक ऐसी चीज़ पैदा की है जिसकी कल्पना पहले की पीढ़ियाँ मुश्किल से कर सकती थी। आज अगर तुम किसी छोटे गांव में बैठे हो तब भी दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों और विचारकों तक तुम पहुंच सकते हो। आज तुम्हारी प्रतिभा प्रतिभा को केवल तुम्हारे पते से नहीं आंका जाता, बल्कि यही कारण है कि जिसलिए मैं कहता हूं कि जियोग्राफी इज नो लॉन्गर अवर मास्टर। यानी अब भूगोल हमारा मालिक नहीं रहा। जब मैं युवा था तब भी इंटरनेट इतना शक्तिशाली नहीं था जितना आज है, लेकिन मैंने जल्दी समझ लिया कि अगर मैं केवल अपने आसपास की दुनिया तक सीमित रहूँगा तो मैं बहुत कुछ खो दूंगा। इसलिए मैंने उन लोगों को खोजना शुरू किया जिनकी रुचियाँ मेरी जैसी थीं। वे मेरे शहर में नहीं रहते थे, वे मेरे पड़ोसी भी नहीं थे, लेकिन इंटरनेट की वजह से वे मेरे साथी बन गए। मैं चाहता हूँ कि तुम यह समझो कि क्रिएटिविटी जीवन में अपनी जमानत ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि क्रिएटिविटी, मैं चाहता हूँ कि तुम यह समझो कि रचनात्मक जीवन में अपनी जमात ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसकी रुचियों को समझ सके। अगर तुम्हें किताबें पसंद हैं और तुम्हारे आसपास कोई किताबों में रुचि नहीं रखता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अकेले हो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हें अपने लोगों को खोजने के लिए थोड़ा दूर देखना पड़ेगा। इंटरनेट का सबसे सुंदर उपयोग यही है। बहुत लोग इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे केवल एक पुस्तकालय, एक विश्वविद्यालय और एक समुदाय की तरह देखो। वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारी तरह सोचते हैं और सवाल पूछते हैं, और वहीं समस्याएं हल करने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपने शहर या अपने आसपास के लोगों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। असल में मैं इसका उल्टा कह रहा हूँ। दुनिया से जुड़ने की आप कोशिश करो, लेकिन अपने स्थान को छोड़ने की कोशिश भी मत करो। मैं बताता हूँ कि सबसे दिलचस्प लोग वे होते हैं जो दुनिया से जुड़े होते हैं लेकिन अपनी स्थानीय पहचान भी बनाए रखते हैं। वे केवल इंटरनेट की नकल नहीं करते, वे अपने शहर, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। मैंने देखा है कि कई युवा सोचते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें किसी बड़े शहर में जाना होगा। कभी कभी यह सच हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है और किताबें हैं और तुम्हारे पास सीखने का कोई जरिया है, तो तुम दुनिया के किसी भी कोने से शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें अभी न्यूयॉर्क, लंदन कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने काम पर ध्यान दो, पहले सीखो और पहले बनाओ। फिर अवसर तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाएंगे और वहाँ जाओ। अपने नायकों को खोजने की कोशिश करो, लेकिन उनका पीछा मत करो। आज सोशल मीडिया की वजह से हमें लगता है कि हम अपने पसंदीदा लोगों के बहुत करीब हैं। हम उनकी तस्वीर भी देखते हैं और उनके विचार पढ़ते हैं और उनकी झलकियाँ देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय उनका ध्यान चाहिए। बहुत लोग अपने आदर्शों के सामने केवल प्रशंसक बन जाते हैं। वे सीखना बंद कर देते हैं और स्वीकृति मांगना शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा मत करो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरित करता है तो उसका काम का अध्ययन करो, उससे सीखने की भी कोशिश करो, लेकिन अपना समय केवल उसे प्रभावित करने में लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंत में तुम्हें अपनी राह खुद ही बनानी पड़ेगी। तुम्हारा लक्ष्य किसी महान व्यक्ति की छाया में नहीं रह सकता। तुम्हारा लक्ष्य अपनी आवाज़ खोजना होना चाहिए। इंटरनेट इस प्रक्रिया में बहुत मदद करता है, लेकिन वह तुम्हारी जगह काम नहीं कर सकता। एक और चीज़ जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि लोगों को केवल उपभोग मत करो, उनसे जुड़ो। बहुत लोग दिन भर सामग्री देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और टिप्पणियाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं बनाते। यह एक तरफा संबंध है। क्रिएटिव लोग यानी क्रिएटिव जीवन के लिए यह पर्याप्त नहीं है। अगर तुम्हें कोई विचार पसंद आता है तो उस पर लिखो। अगर कोई किताब पसंद आती है तो उसकी समीक्षा करो। कोई कलाकार अगर तुम्हें प्रेरित करता है और तुम उससे प्रेरित होते हो तो उसके काम से सीखी हुई चीज़ को साझा करो। यानी केवल दर्शक मत बनो, संवाद का हिस्सा भी बनने की कोशिश करो। मैंने पाया है कि इंटरनेट पर सबसे अच्छे संबंध तब बनते हैं जब लोग ईमानदारी से अपने काम और अपने विचार साझा करते हैं। लोग दिखावे से जल्दी ऊब जाते हैं, लेकिन सच्ची जिज्ञासा उन्हें आकर्षित करती है। अगर तुम्हें किसी विषय से प्रेम है तो उसके बारे में बात करो। अगर तुम किसी चीज़ से सीख रहे हो तो अपनी सीख को साझा करो। अगर तुम किसी समस्या को समझने की भी कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें अपनी यात्रा बताओ। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास वैसे लोग इकट्ठा होने लगेंगे जिनकी रुचियां तुमसे मिलती हैं। लेकिन एक चेतावनी यहाँ जरूरी है।
ऑनलाइन दुनिया में पूरी तरह खो मत जाना। वास्तविक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों से मिलो और पुस्तकालय जाओ और सैर करो। अगर शहर को देखो और लोगों से बातचीत करो, क्योंकि अंत में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का कच्चा माल वास्तविक जीवन से ही आता है। इंटरनेट केवल उसे साझा करने और विकसित करने का एक माध्यम है। मुझे हमेशा यह विचार पसंद रहा है कि कलाकार को दो दिशाओं में देखना चाहिए। एक दिशा बाहर की ओर है, यानी दुनिया की ओर, और दूसरी दिशा आपके भीतर की ओर है, यानी आपके एक्सपीरियंस यानी अनुभवों की ओर। अगर तुम केवल बाहर देखते हो तो तुम नकल करोगे, अगर केवल भीतर देखोगे तो तुम सीमित हो जाओगे। दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। यही संतुलन तुम्हें अनोखा बनाता है। चैप्टर 8, बी नाइस, द वर्ल्ड इज ए स्मॉल टाउन। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन क्रिएटिव जीवन में उसकी कीमत बहुत बड़ी है, और वो है अच्छे इंसान बनो। हाँ, बस इतना ही। यह कोई जटिल सिद्धांत नहीं है, कोई ये गहरा रहस्य भी नहीं है, लेकिन मैंने जितने कलाकारों और संगीतकारों को देखा है, उनमें एक बात बार बार सामने आई है कि उनकी प्रतिभा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं तो लोग उन्हें के साथ अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लोगों के साथ वे सोचते हैं कि महान काम उनकी सारी कमियों को छुपा देगा। कभी कभी थोड़े समय के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में दुनिया अलग तरह से काम करती है, वो आपको देख लेगी। लोग देखने में बड़े पक्के होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह एक छोटे कस्बे की तरह है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, लोग बातें भी करते हैं, लोग याद रखते हैं कि किसने किसकी मदद की और किसने उन्हें नीचा दिखाया। और यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि द वर्ल्ड इज ए स्मॉल टाउन। क्रिएटिव दुनिया में तुम्हारी प्रतिष्ठा केवल तुम्हारे काम से नहीं बनती, बल्कि इस बात से भी बनती है कि तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। मैंने अपने जीवन में देखा कि कुछ लोग बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल था। वे ईगो नेस इंसान थे, वे अहंकारी थे, वे दूसरों को छोटा समझते थे और वे केवल अपनी सफलता की चिंता करते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो प्रतिभाशाली भी थे और बहुत उदार भी थे, यानी बहुत हम्बल भी थे। वे नए लोगों की मदद करते थे और वे दूसरों को प्रोत्साहित भी करते थे। वे ज्ञान भी साझा करते थे। और समय के साथ मैंने देखा कि लोग उनके पास रहना पसंद करने लगे, क्योंकि अंत में इंसान केवल प्रतिभा के साथ नहीं, इंसानों के साथ भी काम करता है। जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि सफलता एक प्रतियोगिता है। मुझे लगता था कि अगर दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ गया तो ये मेरे लिए जगह कम हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि क्रिएटिविटी कोई सीमित संसाधन नहीं है। अगर कोई अच्छा लेखक सफल होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे लिए अवसर कम हो जाएंगे। अगर कोई कलाकार अच्छा काम करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा काम महत्वहीन हो गया। दुनिया में जगह की कमी नहीं है, कमी अक्सर हमारे सोचने के तरीके में होती है। इसलिए दूसरों की सफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करो। अगर कोई नया कलाकार अच्छा चित्र बना रहा है तो उसे बताओ कि तुम्हें उसका काम पसंद आया है। अगर कोई लेखक अच्छी बात लिख रहा है तो उसका जिक्र करो। तुम्हारी प्रशंसा तुम्हें छोटा नहीं बनाती, बल्कि वह तुम्हारे आत्मविश्वास को दिखाती है। असुरक्षित लोग प्रशंसा करने से डरते हैं, आत्मविश्वासी लोग बड़े उदार होते हैं। मैंने पाया है कि इंटरनेट ने लोगों को जोड़ने का एक अद्भुत अवसर दिया है, लेकिन इंटरनेट ने लोगों को असभ्य बनाने का भी अवसर बहुत दिया है। स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, कटु टिप्पणी भी करना बड़ा आसान है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात अलग रास्ता समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो आप चुप रहो। हर लड़ाई में कूदने की ज़रूरत नहीं है, हर बहस जीतने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार मुझे सबसे बुद्धिमानी भरा काम आगे बढ़ जाना होता है। मैंने यह भी सीखा कि लोगों की मदद करना एक निवेश की तरह है, लेकिन यह निवेश पैसे का नहीं है, यह विश्वास का है। जब तुम किसी की मदद करो, उसे कोई संसाधन बताओ, उसे प्रोत्साहित करो, तो तुम एक रिश्ता बनाते हो। और रचनात्मक जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं।
मैं नेटवर्किंग शब्द को पसंद नहीं करता, क्योंकि कई लोग नेटवर्किंग को स्वार्थी गतिविधि बना देते हैं। मैं केवल इसलिए लोगों से मिलाते हैं क्योंकि उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है। नेटवर्किंग का यही काम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इंसानों के साथ वास्तविक संबंध बनाओ। आप जिज्ञासु बनो, लोगों के काम में रुचि लो, उनकी बात सुनो और उनकी मदद करो, और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो। समय के साथ यही संबंध तुम्हारी दुनिया बनाएगा। मुझे हमेशा यह विचार पसंद रहा है कि अगर तुम किसी कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो तो शायद तुम गलत कमरे में हो। अपने आसपास के लोग ऐसे रखो जिनसे तुम कुछ सीख सको, ऐसे लोग जो तुम्हें चुनौती दें और ऐसे लोग जो तुमसे बेहतर हों। उनसे प्रतिस्पर्धा मत करो, उनसे सीखने की भी कोशिश करो। एक और बात जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है वह है कि अच्छा इंसान होने का मतलब हर समय हाँ कहना नहीं होता है। अच्छा इंसान होने का मतलब अभी अपनी सीमाएं तय करना होता है। कभी कभी तुम्हें नहीं कहना होगा और कभी कभी तुम्हें अपने समय की भी रक्षा करनी होगी। कभी तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो लगातार नकारात्मक यानी नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपको दयालु होना और कमज़ोर होना एक बात नहीं है, यह आपको समझना होगा। तुम विनम्र हो सकते हो और फिर भी मजबूत बन सकते हो। तुम सम्मानजनक हो सकते हो और फिर भी अपनी बात पर कायम रह सकते हो। मैंने यह भी पाया कि लोग अक्सर प्रतिभा को याद नहीं करते, लेकिन व्यवहार को याद करते हैं। हो सकता है किसी को तुम्हारी किताब का हर वाक्य याद ना रहे, हो सकता है किसी को तुम्हारा चित्र याद ना रहे, लेकिन उसे यह याद रह सकता है कि तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, तुमने उसकी मदद की थी या नहीं, और तुमने उसे सम्मान दिया या नहीं। यह सब उन्हें याद रहता है और कई बार यही बातें सबसे लंबे समय तक जीवित रहती हैं। इसलिए जब भी तुम्हें यह तय करना हो कि रचनात्मक जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, तो केवल यह मत सोचो कि तुम्हारा काम कितना अच्छा है, यह भी सोचो कि तुम किस तरह के इंसान हो, क्योंकि अंत में तुम्हारा काम और तुम्हारा चरित्र अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक उदार इंसान यानी एक हम्बल इंसान अक्सर अधिक उदार काम करता है, एक जिज्ञासु इंसान अधिक रोचक काम करता है, और एक दयालु इंसान लोगों के साथ बेहतर सहयोग करता है। और सहयोग से अक्सर ऐसे काम जन्म लेते हैं जो अकेले संभव नहीं हो पाते। चैप्टर 9 बी बोरिंग, इट्स द ओनली वे टू गेट वर्क डन। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो पहली नज़र में बहुत निराशाजनक लग सकती है। अगर तुम कलाकार बनना चाहते हो और लेखक बनना चाहते हो या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें शायद थोड़ा बोरिंग बनना पड़ेगा। आज की दुनिया में हमें लगातार यह कहानी सुनाई जाती है कि महान कलाकार अराजक यानी अनार्चिस्ट होते हैं। वे रात भर जागते हैं और कोई नियम को फॉलो नहीं करते, और उनका जीवन किसी फिल्म की तरह होता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो देखा है वह इससे काफ़ी अलग है। सच्चा रचनात्मक काम अक्सर बहुत साधारण जीवन से निकलता है। मैं खुद कोई रहस्यमय प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ जो अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ एक शांत मोहल्ले में रहता है। मेरा जीवन बाहर से देखने पर शायद उबाऊ लगे, लेकिन यही उबाऊपन मुझे काम करने की ताकत देता है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी ऊर्जा मांगती है, बहुत अधिक ऊर्जा। अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा नाटक, दिखावे और ये लगातार सामाजिक गतिविधियों और अव्यवस्थित जीवन में खर्च करोगे तो काम के लिए क्या बचेगा। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ ताकि तुम्हारा काम जंगली और मौलिक हो सके। मैं चाहता हूँ कि तुम यह मानकर चलो कि तुम लंबा जीवन जीने वाले हो। कई युवक कलाकार ऐसे व्यवहार करते हैं कि वे हमेशा जवान रहेंगे। वे स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं और नींद की भी उपेक्षा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि नाश्ता करो, चलो फिरो और व्यायाम करो, लंबी सैर पे जाने की भी कोशिश करो और पर्याप्त नींद लो। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर टूट जाएगा तो आपकी क्रिएटिविटी भी प्रभावित होगी। बहुत कलाकार लोग बनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कलाकार की तरह जीने के बारे में भी सोचते हैं। और कलाकार की तरह जीना अक्सर बहुत साधारण होता है। रोज़ उठना, रोज़ काम करना और रोज़ वापस जाना, यही असली खेल है। अब मैं पैसे की बात करना चाहता हूँ। यह विषय बहुत लोगों को पसंद नहीं आता,
लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग पैसे को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हैं यानी इग्नोर करते हैं, वे अक्सर बाद में बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं। मेरे दादा हमेशा कहा करते थे कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना बचाते हो। इसलिए एक बजट बनाओ, अपनी आय के भीतर रहो और फिजूल खर्ची कम करो। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसे मत खरीदो। हर नया गैजेट ज़रूरी नहीं होता, हर फैशन भी ज़रूरी नहीं होता है, हर इच्छा पूरी करना ज़रूरी नहीं है। यह सलाह सुनने में क्रिएटिव से जुड़ी हुई नहीं लगती, लेकिन वास्तव में जुड़ी हुई है। क्योंकि जब तुम आर्थिक दबाव में नहीं होते हो, तब तुम्हें अपने काम में अधिक स्वतंत्रता मिलती है। तुम हर निर्णय केवल पैसे के लिए नहीं ले लेते हो, तुम अपने काम के प्रति ईमानदार रह सकते हो। अब मैं उस बात पर आता हूँ जिसे बहुत से युवा सुनना पसंद नहीं करते, यानी डे जॉब। अगर तुम्हें अभी अपने जुनून से पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अधिकतर लोगों को एक दिन में नौकरी करनी पड़ती है, और सच कहूँ तो यह हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। एक नौकरी तुम्हें 3 चीज़ें देती है। वो 3 चीज़ें पैसा और दुनिया से संपर्क और एक नियमित दिनचर्या है। नौकरी केवल समय नहीं लेती, वह तुम्हें अनुभव भी देती है। मैंने अपनी अलग अलग नौकरियों से बहुत कुछ सीखा है। लाइब्रेरी की नौकरी से मैंने शोध करना सीखा है। मैंने वेब डिज़ाइन से वेबसाइट बनाना सीखा है। कॉपीराइटिंग से शब्दों के माध्यम से चीज़ें बेचना सीखा है। यानी कभी कभी तुम्हारी नौकरी सीधे तुम्हारे सपनों से जुड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह तुम्हें ऐसे औजार दे सकती है जो बाद में काम आए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप बस एक रूटीन फॉलो करें। क्रिएटिव लोग अक्सर प्रेरणा की बात करते हैं, मैं रूटीन की बात करता हूँ। प्रेरणा तो आती जाती रहती है, रूटीन तुम्हें काम पर बैठाती है। अगर तुम केवल प्रेरणा का इंतजार करोगे तो बहुत कम समय लगेगा, तुम्हारे पास बहुत कम समय होगा। लेकिन अगर तुम रोज एक ही समय पर बैठोगे तो धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि अब मुझे काम का समय है। लेखक मैं कहता हूँ कि रचनात्मकता की सबसे बड़ी दुश्मन आलस्य नहीं है, बल्कि जड़ता है, इनर्शिया है। जब तुम काम से दूर जाते हो तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। जितना अधिक समय आप दूर रहेंगे, उतना अधिक आपको डर लगेगा। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा करो, छोटा काम, लेकिन रोज। यही रहस्य है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को गहराई से समझो। एक किताब एक दिन में नहीं लिखी जाती, एक करियर एक साल में भी नहीं बनता है, और एक पहचान एक बड़े क्षण में नहीं बनती। ये सब छोटे छोटे प्रयासों के संचय से बनते हैं। अगर तुम रोज केवल एक पन्ना लिखो तो साल के अंत तक तुम्हारे पास एक किताब हो सकती है। अगर रोज थोड़ा अभ्यास करो तो कुछ वर्षों में तुम्हारा कौशल पूरी तरह बदल सकता है। समस्या यह है कि लोग बड़े परिणाम देखते हैं और छोटे कदमों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, यानी कॉमेडियन जेरी स्नेफील्ड का कैलेंडर तरीका। एक बड़ा कैलेंडर लो, हर दिन अपना काम पूरा करो, फिर उस दिन पर एक बड़ा एक्स बना दो। अगले दिन फिर करो, फिर एक एक्स बना दो, और धीरे धीरे एक्स की एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। अब तुम्हारा लक्ष्य केवल काम करना नहीं होगा, तुम्हारा लक्ष्य होगा कि श्रृंखला मत तोड़ो। यह तरीका बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह तुम्हें परिणाम के बजाय आदत पर ध्यान देना सिखाएगा, और आदतें ही भविष्य बनाएंगी। और एक और बात जो मुझे बहुत पसंद है वो है लॉग बुक रखो। डायरी लिखना जरूरी नहीं है, बस रोज कुछ नोट कर लो। आपको आज क्या करना है, इस विषय पर किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, और कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कहाँ जाएं और कहाँ आपने क्या सीखा। सालों बाद यही छोटी बातें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। समुद्री नाविक अपनी यात्रा का रिकॉर्ड रखते थे, तुम भी रखो। क्योंकि जब हम रोज देखते हैं तो हमें प्रगति दिखाई नहीं देती, लेकिन बरसों बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि जहाज कितनी दूर आ चुकी है। इस अध्याय में एक और सुंदर बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपने जीवन में सही लोगों को चुनो। सिर्फ जीवन साथी को मत चुनो, दोस्त हो या सहयोगी हो या फिर साझेदार। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे काम को प्रभावित करते हैं। एक अच्छा साथी तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है। जब तुम बहुत ऊंचा उड़ने लगो तब वह तुम्हें वास्तविकता याद दिला देगा। जब तुम हार मानने लगो वह तुम्हें संभाल लेगा। और रचनात्मक जीवन अकेले नहीं जिया जाता, हमेशा कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे तुम्हारा सहारा बनते हैं। चैप्टर 10, क्रिएटिविटी इज सब्सट्रैक्शन।
मैं तुम्हें किताब के आखिरी और शायद सबसे गहरे विचारों में से एक बताना चाहता हूँ। जब लोग क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं तो वे अक्सर जोड़ने के बारे में सोचते हैं, और रंग जोड़ो या विचार जोड़ो या फीचर, जानकारी या विकल्प जोड़ो, ये सब वो सोचते हैं। लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया है कि महान क्रिएटिविटी अक्सर जोड़ने से नहीं बल्कि घटाने से भी पैदा होती है। ये कारण है कि मैं कहता हूँ कि क्रिएटिविटी इज सब्सट्रैक्शन। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ जानकारी की कोई कमी नहीं है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास विकल्प हैं, कम विकल्प हैं। समस्या बस इतनी है कि हमारे पास बहुत अधिक विकल्प हैं। हर दिन हज़ारों वीडियो हमारे सामने आते हैं, और हज़ारों लेख, हज़ारों विचार और हज़ारों रील्स। और अजीब बात यह है कि कभी कभी बहुत सारे विकल्प हमें आज़ाद नहीं करते बल्कि हमें जकड़े रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने देखा है कि लोग अक्सर इसलिए काम नहीं शुरू करते क्योंकि उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनने में यह अच्छी बात लगती है, लेकिन वास्तव में यह डरावनी बात है, क्योंकि जब सब कुछ संभव हो तब यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या करना है। यही कारण है कि मैं सीमाओं का समर्थन करता हूँ। अधिकतर लोग सीमाओं को दुश्मन मानते हैं। वे कहते हैं कि काश मेरे पास और समय होता, काश मेरे पास और पैसे होते, और काश मेरे पास और स्टूडियो होता बड़ा। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, कई बार यही सीमाएं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। जब तुम्हारे पास कम संसाधन हो तब तुम्हें अधिक सोचना पड़ता है। जब तुम्हारे पास कम समय होता है तब तुम्हें महत्वपूर्ण चीज़ें ही चुननी पड़ती हैं। जब तुम्हारे पास कम साधन होते हैं तब तुम्हें कल्पना शक्ति यानी अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करना पड़ता है, और यहीं से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक पल के लिए सोचो। अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम जो चाहो तुम वो बना सकते हो, यानी कि असीमित पैसा, इन्फिनिट समय या इन्फिनिट संसाधन, तो शायद तुम उलझ जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे में एक गीत बनाओ, केवल एक रंग का उपयोग करो, केवल 50 शब्दों में कहानी लिखो, तो अचानक तुम्हारा दिमाग काम शुरू कर देगा। सीमाएं दिशा देती हैं, वे तुम्हें केंद्रित करती हैं, और वे तुम्हें निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं, और निर्णय ही रचनात्मकता का मूल है। मैं एक प्रसिद्ध उदाहरण दे रहा हूँ। डॉक्टर सॉस ने अपनी प्रसिद्ध किताब द कैट इन द हैट केवल 236 अलग अलग शब्दों के साथ लिखी थी। बाद में उनके संपादक ने उन्होंने चुनौती दी कि क्या वे केवल 50 शब्दों का उपयोग करके किताब लिख सकते हैं। बहुत लोग इस चुनौती को असंभव मानते, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की, और परिणाम था ग्रीन एग्स एंड हाम, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय बच्चों की किताबों में से एक बन गई। ध्यान दो, सीमा ने उन्हें रोका नहीं, सीमा ने उन्हें बेहतर बनने पर मजबूर किया। यही इस अध्याय का केंद्रीय विचार है। जब भी तुम कहीं फंस जाओ या अपने लिए कुछ नियम बना लो, अगर उपन्यास नहीं लिख पा रहे हो तो केवल 100 शब्द लिखो। अगर चित्र नहीं बना पा रहे हो तो केवल एक रंग का उपयोग कर लो। या अगर समय नहीं है तो केवल 15 मिनट काम करो। अगर पैसे नहीं है तो उसी पैसे से शुरू करो, क्योंकि काम की शुरुआत आदर्श परिस्थितियों से नहीं होती है। काम की शुरुआत उपलब्ध परिस्थितियों से होती है कि आपके पास अभी क्या है और आप उससे क्या कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत लोग वर्षों तक तैयारी करते हैं। वे सही उपकरण का इंतजार करते हैं और सही अवसर का इंतजार करते हैं, लेकिन वह समय अक्सर कभी नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहाने मत बनाओ। जो समय है उसी में काम करो, जो जगह है उसी में काम करो, और आपके पास जो है उसी से काम करो। और यह महत्वपूर्ण बात है। महान कला केवल इस वजह से महान नहीं होती कि उसमें क्या शामिल है। कई बार वह इसलिए महान होती है कि उसमें क्या शामिल नहीं है, यानी कलाकार क्या छोड़ सकता है और क्या हटाता है या क्या नहीं दिखाता। एक चित्रकार हर विवरण नहीं बनाता, एक लेखक हर घटना नहीं लिखता है। वे चुनते हैं, हटाते हैं, और वे केवल एक आवश्यक चीज़ों को रखते हैं, और यही चयन कला को शक्तिशाली बनाता है। मैं यहाँ सॉल स्टीनबर्ग का उल्लेख करता हूँ। उनका विचार था कि हम किसी कलाकृति में केवल अंतिम परिणाम को नहीं देखते, हम कलाकार के संघर्ष को भी महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि उसने अपनी सीमाओं के भीतर क्या बनाया। और यह केवल कला के लिए सच नहीं है, बल्कि यह इंसानों के लिए भी सच है। हम केवल अपने अनुभवों से नहीं बनते हैं, हम उन अनुभवों से भी बनते हैं जो हमने नहीं किए। हम केवल अपनी सफलताओं से नहीं बनते, हम उन रास्तों से भी बनते हैं जिन्हें हमने चुना ही नहीं।
बल सच्चाई तो यह है कि हमारी पहचान उतनी ही इस बात से बनती है कि हमने क्या चुना है और जितनी इस बात से कि हमने क्या छोड़ा है। इसलिए जीवन में सब कुछ करने की कोशिश मत करो। हर अवसर पकड़ने की भी कोशिश मत करो। हर दिशा में मत भागो। कुछ चीज़ों को छोड़ना सीखो और कुछ दरवाजे बंद करने आपको पड़ेंगे, ये भी आप सीखो। कुछ अवसरों को नहीं कहना भी सीखो, क्योंकि फोकस का अर्थ यही है कि एक चीज़ चुनना और बाकी चीज़ों को छोड़ देना। और यही क्रिएटिविटी का अर्थ है, यानी कि जोड़ना नहीं बल्कि चुनना, हटाना और सरल बनाना। और यही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ जैक वाइट का एक विचार भी साझा करता हूँ। उनका मानना था कि अगर तुम खुद से कहो कि तुम्हारे पास दुनिया का सारा समय, सारा पैसा और सारे संसाधन हैं, तो रचनात्मकता मर जाएगी, क्योंकि तब कोई सीमा नहीं होगी और बिना सीमा के निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब तुम सोचो कि काश मेरे पास और समय होता, तो थोड़ा रुक कर सोचो। सोचो कि मैं जो हूँ उसी से मैं क्या बना सकता हूँ। और यही प्रश्न अधिक उपयोगी है और अक्सर अधिक शक्तिशाली भी है। और इसी के साथ इस किताब के 10 चैप्टर्स पूरे हो जाते हैं। दूसरी एक और शानदार वीडियो में लौटते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें।